नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं कैप्टन विवेक जैन इस दूसरे एपिसोड में आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने पहले एपिसोड में ये इस बात पर जोर दिया था कि जीवन भर के आर्थिक योजना को, प्लानिंग को की बहुत हमें जरूरत इसलिए है कि उससे हमारा भविष्य और जब हम रिटायर हो जाते हैं तब हमें पैसे की बड़ी जरूरत पड़ती है। हमें उस धन की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपना परिवार का खर्चा चलाएं, अपने जीवन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखें, चीजें खरीद सकें, फर्नीचर्स खरीद सकें, घर की जरूरत की चीजें खरीद सकें, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, यात्रा कर सकें और कुछ धन अर्जित करके रख सकें। फिर कई लोग जीवन बीमा की प्रीमियम भी देने की जरूरत पड़ती है। लाइफ इंश्योरेंस हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, घर का इंश्योरेंस हुआ, गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ी, घर के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ी, बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, फिर और कोई भी इमरजेंसी खर्चा आए उसके लिए जरूरत पड़ेगी। ये सब हमें अपने आर्थिक योजना और फैमिली प्लानिंग से धन अर्जित कर रखना पड़ता है। ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बहुत अधिक लग रहा होगा कि क्या हम इतना कुछ सेव कर सकते हैं, इतना कुछ रख सकते हैं, इतना धन क्या हमें प्राप्त होगा जब हम रिटायर हो जाएंगे? कैसे प्राप्त होगा? हाँ, ये पॉसिबल है अगर हम पहले से एक प्लानिंग कर लें, एक भविष्य के लिए योजना बना लें और अपने जितनी भी धन को हम सेव करते हैं, अलग से रखते हैं, उसे निवेश करें, अच्छी तरह निवेश करें, तो हमें वही धन हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मैं उसी के बारे में आज अपने इस एपिसोड में उसकी चर्चा करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि वो टारगेट हम कैसे पता अचीव कर सकते हैं, कैसे हम उसे पा सकते हैं। अब मुझे आपको एक और चीज याद दिलानी है जो मैंने अपने पहले एपिसोड में चर्चा की थी, वो है इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, जो कि धन भक्षक है। आपको याद दिलाऊं कि आजादी के बाद 1947 के बाद से अब तक 2020 73 सालों में मुद्रास्फीति अलग अलग चीजों पर अलग अलग दर से हुई है। नीचे में 6%, ऊपर में 9 से 10% प्रति साल की मुद्रास्फीति हुई है, इन्फ्लेशन हुआ है, जिससे हमारे धन की खरीदने की शक्ति घटी है। इसका यह मतलब होता है कि चीजों की कीमत लास्ट 70 सालों से ज्यादा में 60 से 500 बार बढ़ी है। किसी चीज की कीमत 60 बार बढ़ी है, किसी की 100 बढ़ी है, किसी की 300 बार बढ़ी है और ऊपर तक 500 बार तक कीमतें बढ़ी हैं चीजों की। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ ऐसा निवेश करना पड़ेगा जिसमें हमें धन जो है मुद्रास्फीति से ज्यादा मिले, अधिक मिले। हम अपने धन को की खर्च करने की शक्ति को घटने ना दें। तो हमारे पास ऐसे क्या क्या योजनाएं हैं जिनमें हम अपना धन निवेश कर सकते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। फिर हम तय करेंगे कि इनमें से कौन सा हमारे लिए बेहतर है और हम किसमें अपना धन निवेश करें। ये मैं आपको बताता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहला एवेन्यू या सबसे पहली योजना तो बहुत ही सरल है, मुझे आपको बताना है इसलिए मैं बता रहा हूं। हम अपना धन, अपनी करेंसी नोट्स, अपने पैसे हम एक सेफ में रख सकते हैं, एक तिजोरी में रख सकते हैं। तिजोरी में रखने से कहीं गुम नहीं होगा। हाँ, चोरी हो जाए तो बात दूसरी है, वरना वो धन वहां सुरक्षित ही रहेगा। लेकिन आप उसे जितने भी साल तक वहां रखेंगे, वो धन एक पैसा भी बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। और जैसे जैसे मुद्रास्फीति धन की शक्ति को, खरीदने की शक्ति को कम कर देगा, उसकी भी, उस रखे हुए धन की
खरीदने की शक्ति कम होती जाएगी। तो ये हमें अपने ज़हन में रखना है। दूसरा एवेन्यू या दूसरी योजना जिसे हम कह सकते हैं, जो बहुत लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, वो है बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पहले तो कई साल पहले मुझे याद है उसमें ब्याज मिलता था 10 से 12% प्रति साल का। लेकिन आज कई सालों से वो ब्याज आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है और अब वो 6% पर रह गई है। हो सकता है कुछ और कम हो जाए, हो सकता है कुछ बढ़ जाए, लेकिन इसी के आसपास ही ब्याज भी काफी सालों तक ऐसा लगता है रहेगी। और इस बैंक के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर भी इनकम टैक्स लगता है। अगर वो ब्याज साल में कुछ हद से ज्यादा हो जाए तो उस पैसे पे इनकम टैक्स लगता है, टैक्सेबल है इसका मतलब, ये कहने का मतलब है। फिक्स डिपॉजिट में भी दो तरीके हैं। एक तो आप उसे कई सालों तक रख दें और उसका ब्याज एक साथ लें, जिसे हम क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। उसमें अगर आप 6% पर पैसा रखते हैं, निवेश करते हैं, 12 साल के बाद वो पैसा डबल हो जाता है। अगर 1 लाख रुपया रखते हैं 6% के इंटरेस्ट पर, तो 12 साल के बाद वो 2 लाख रुपए हो जाएगा मैच्योरिटी पर। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि पैसा हालांकि दुगना जरूर हो गया है, 12 साल लगे उसे दुगना होने में, लेकिन उसकी खरीदने की शक्ति उतनी ही है जितनी पहले थी, क्योंकि मुद्रास्फीति भी करीब करीब 6% प्रति साल की दर से आगे बढ़ रहा है, हमारे धन को की खरीदने की शक्ति को कम कर रहा है। तो डबल होने के बावजूद भी 2 लाख रुपए में आप वही सामान 12 साल के बाद खरीद पाएंगे जो आज आप 1 लाख रुपए से खरीद सकते हैं। दूसरा फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें हम हर साल ब्याज ले लेते हैं, तो नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं। अगर हम 1 लाख रुपए को 6% के लिए ब्याज में रखें बैंक में, तो हर साल बैंक हमें 6,000 रुपया ब्याज देगा। ये ब्याज हम बैंक से ले सकते हैं, इसे हम अपने घर के खर्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस्तेमाल हो ही जाता है। और वो 1 लाख रुपया जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा 1 लाख रुपया ही रहेगा, चाहे हम उसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी रखें तो। और जब भी हम उस 1 लाख रुपए को फिर निकलवाएंगे तो उसकी खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी जितने साल के बाद उसे आप निकालेंगे। ये मुद्रास्फीति की इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम एक साथ पैसा निकालते हैं, उसमें पैसा बढ़ता है, क्योंकि उससे हम ब्याज पर भी ब्याज हमको बैंक देता है, हम ब्याज हर साल नहीं निकाल रहे हैं, और उसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, जिससे हम जब भी पैसा निकालें तो हमारे मूलधन के साथ साथ हमें ब्याज ब्याज पर ब्याज मिला के पूरा पैसा मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर 1 लाख रुपया हम 6% ब्याज पर लगाएं, 36 साल अगर रखें उससे, तो 36 साल के बाद वो 1 लाख रुपया 8 लाख रुपया बन जाता है। तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में हमने 36 साल के लिए 1 लाख रुपया रखा, 6% ब्याज मिला और हमें 36 साल के बाद 8 लाख रुपए मिल गए। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाऊं, मुद्रास्फीति अपनी जगह काम कर रहा है, वो भी करीब करीब 6% आगे तो बढ़ ही रहा है, हो सकता है ज्यादा भी आगे बढ़े। हम 6% भी अगर उसे मानते हैं तो हमारे उस 8 लाख रुपए की खरीदने की शक्ति 1 लाख जितनी ही है जितनी 36 साल पहले थी। यानी कि आज अगर हम डालते हैं तो आज अगर 1 लाख में जो हम सामान खरीद पाएंगे, 36 साल के बाद हमें वो सामान खरीदने के लिए 8 लाख रुपए लगेंगे। तो पैसे की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन पैसे की खरीदने की शक्ति नहीं बढ़ी है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये मुद्रास्फीति जो धन भक्षक जिसे हम कहते हैं, उसका ये इफेक्ट है। तीसरा एवेन्यू है, जो योजना है, वो हम गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिसेज में डाल सकते हैं। वहां आप लोगों को पता होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिलते हैं, किसान विकास पत्र मिलता है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट जो बैंक के डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा ब्याज देते हैं,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी है जो बैंकों में करीब 7 से 8%, 8.5% तक ब्याज दे देता है। ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें धन सुरक्षित तो रहता ही है और हमें ब्याज भी मिल जाता है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड छोड़कर बाकी जितने भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनमें टैक्स लगता है, वो टैक्सेबल है और उन्हें हम इतनी आसानी से बीच में निकाल भी नहीं सकते। बैंक का फिक्स डिपॉजिट आप कभी भी तोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र में से पैसा आप बीच में कभी भी निकालना, बहुत उसमें रूल और रेगुलेशन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में टैक्स नहीं लगता है, वो इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन उसमें आप 15 साल तक पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये भी हम लोगों को समझने वाली बात है। और इस पैसे पर सेक्शन 80C के तहत हमें इनकम टैक्स की बेनिफिट भी मिलती है। लेकिन अब ये बेनिफिट जो हमारे लेटेस्ट बजट आया था 2020 फरवरी में, उसमें ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये बेनिफिट हम वो विड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ लोग पुराने इनकम टैक्स के हिसाब से अगर टैक्स भरेंगे तो उनको मिलेगा, कुछ नए के हिसाब से भरेंगे तो उनको शायद नहीं मिले। लेकिन ये चॉइस पुराना वाला और नया वाला, ये अब कितने सालों तक रहेगा ये हमें नहीं मालूम है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 3 योजनाएं बताई हैं और आप इस पर विचार करिएगा। और भी काफी योजनाएं हैं, आज मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। बाकी योजनाएं मैं अपने तीसरे एपिसोड में आपको बताऊंगा। सारी योजनाएं जितनी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम एक बार जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें ये तय करने में बड़ी आसानी होगी कि हमें कौन सी योजना सूट करती है, हम किस योजना में जाएं। मैं भी आपको अपनी तरफ से गाइड करूंगा, जिससे हम मुद्रास्फीति से एक कदम आगे रहें। ये बहुत जरूरी है, वरना हमारे धन की शक्ति खरीदने की घटेगी, घटती जा रही है और हमें भविष्य में बड़ी मुश्किल आएगी अगर हम अभी से उसे ठीक तरह से निवेश न करें। सज्जनों, देवियों, अगर आपको मेरा ये कहना अच्छा लगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो आप जरूर मेरे इस सब्सक्राइब बटन को, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको पहले के एपिसोड और आने वाले एपिसोड सब ठीक समय पर मिले। और आप अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, जगह में लिख लीजिएगा। कोई इंक्वायरी हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा, मैं जरूर आप सबको उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, धन्यवाद और शुभ दिन हो।